जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही प्यारा होगा, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर होगा। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत की मिट्टी। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मिट्टी यानी भारत की मिट्टी कितने प्रकार की होती है और एक एक करके दोस्तों हम सब के बारे में समझेंगे, जानेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों उसको अपने माइंड में सेट करके परीक्षा में हम अच्छे से आंसर लाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किसके तहत है? ICAR ने दोस्तों मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर दोस्तों कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। दोस्तों पहला मिट्टी के प्रकार में जानेंगे। पहला होता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों ये बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, क्लियर है? जो कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही माना जाता है। दूसरी मिट्टी आपको याद रखना है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? काली मिट्टी। तो पहली जलोढ़ मिट्टी, क्लियर है? और दूसरी दोस्तों क्या याद करना है? काली मिट्टी। और तीसरा दोस्तों क्या है जल्दी बताइए? लाल एवं पीली मिट्टी। कौन सी? लाल एवं पीली मिट्टी, क्लियर है? तो ये 3 हो गया। दोस्तों यदि लिखने में कोई त्रुटि होता है तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा हेड राइटिंग में थोड़ा वर्ड में लिखावट में थोड़ा गड़बड़ी आ जाती है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों तीसरा आपने लाल मिट्टी और चौथा जल्दी बताइए, चौथा कौन सी मिट्टी है जल्दी बताइए? सोचिए सोचिए दोस्तों, चौथा है लेटराइट मिट्टी। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। ओके, तो चौथा मिट्टी कौन सा है दोस्तों? लेटराइट मिट्टी। पांचवा कौन सी है? शुष्क मिट्टी। कौन सी? शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जल्दी बताइए? शुष्क मिट्टी। और छठा कौन सा है जल्दी बताइए? छठा दोस्तों है कौन सा? पीटमय मिट्टी। कौन सा? पीटमय मिट्टी। कौन सा? पीटमय मिट्टी। ओके, और लास्ट है दोस्तों यानी 1 2 3 4 5 6 7, सातवां है दोस्तों कौन सा जल्दी बताइए? लवड़ी मिट्टी, क्लियर है? कौन सा? लवड़ीय मिट्टी। और आठवां है, दिख रहा है? आठवां है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वनी मिट्टी या वन वाली मिट्टी, ऐसे बोल सकते हैं, वनीय मिट्टी। तो ICAR के तहत भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 8 भाग हैं दिख रहा है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल एवं पीली मिट्टी, और चौथा है दोस्तों लेटराइट मिट्टी, पांचवा है शुष्क मिट्टी, छठा है पीटमय मिट्टी, सातवां है लवड़ी मिट्टी और आठवां है दोस्तों वनीय मिट्टी। लेकिन दोस्तों इन 8 प्रकार की मिट्टियों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कौन से 4 याद करना है दोस्तों? ये वाले, यानी आपको जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इन्हीं के बारे में दोस्तों बिल्कुल भी अपने दिमाग पे एकदम सेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न अधिक से अधिक इन्हीं 4 प्रकार की मिट्टियों से ही बनते हैं। ओके, अब दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों एक एक करके हम सभी मिट्टियों के बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें जानने बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या है वो? पहले हम जानेंगे आखिर ये मृदा जिसे हम सॉइल बोलते हैं, क्लियर है? तो ये मृदा क्या है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, ये जानते हैं। दोस्तों मृदा की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, तो जमीन पर, कहाँ? जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाते हैं। तो जमीन पर जो क्या होता है? पतली, क्लियर है? जमीन पर
पतली दानेदार कणों वाली जो मृदा होती है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल यानी मृदा बोलते हैं। ओके, तो समझ में आया। तो जमीन पर क्या मैंने बोला, क्या जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा अर्थात सॉइल कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसका निर्माण जानते ही हैं, अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। यानी मिट्टी का निर्माण किन किन से होता है, खनिज से, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मिट्टी में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, गांव से हैं, चाहे भारत के हर किसी भी कोने से होंगे दोस्तों, हैं तो मिट्टी पर हैं। दोस्तों मिट्टी देखते हैं कहीं पर मोटे दानों वाली होती है, कहीं पतले दानों वाली होती हैं, तो कई प्रकार की मिट्टियाँ देखने को हमें मिलती हैं। तो कण के आधार पर मिट्टी दोस्तों कितने, 4 प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार को दोस्तों, कण के आधार पर 4 प्रकार की। पहला आपको याद रखना है क्ले। क्या दोस्तों, CLAY। क्ले को हम बोलते हैं मृत्तिका बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसे हिंदी में कौन सी मिट्टी, मृत्तिका बोलते हैं। तो मैं किसके आधार बता रहा हूं, जल्दी बताइए, कण के आधार पर। क्लियर है, यानी जो मिट्टी होता है या मृदा में जो कण होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे महीन कण किसकी होती है, क्ले की होती है, अर्थात मृत्तिका की होती है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है सिल्ट। क्या, सिल्ट, जिसे हम बोलते हैं गाद। तो इससे महीन, मतलब गाद से महीन मृत्तिका, और मृत्तिका से थोड़ा मोटा कौन सी मिट्टी होती है, गाद बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, गाद बोलते हैं। और गाद से मोटा कौन सा होता है, बालू जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बालू यानी सैंड। और सैंड से क्या होता है, सैंड से मोटा बजरी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेवल। क्या होता है दोस्तों, बजरी यानी ग्रेवेल, ये है। तो देखते होंगे दोस्तों, यदि आप भ्रमण किए होंगे गांव और भारत के कोने कोने में, तो देखते होंगे कहीं कहीं की मिट्टी एकदम महीन कणों वाली दिखती है। तो महीन कण वाली मिट्टी को हम दोस्तों मृत्तिका बोलते हैं। कहीं कहीं दोस्तों थोड़ी सी मोटी, क्या, थोड़ी सी मोटी, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों गाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाद, जिसे हम सिल्ट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर दोस्तों कहीं और देखेंगे, दूर जाएंगे तो पता चला बालू, देखते हैं ना जिससे मकान बनता है, हाँ, तो बालू नुमा मिट्टी देखने को मिलता है। और आगे जाएंगे दोस्तों तो ग्रेवल अर्थात बजरी नुमा मिट्टी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों कणों के आकार या बोल सकते हैं मृदा में अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, जैसे सबसे पतली मृत्तिका, फिर उसके बाद गाद, फिर बालू, फिर ग्रेवल अर्थात बजरी। बजरी वाले दोस्तों जो बड़े बड़े कंकड़ वाले देखते हैं ना, कहीं कहीं जाएंगे तो बड़े बड़े कंकड़ देखने को मिलते हैं, मिट्टी में मिले रहते हैं, तो वो बजरी वाला क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद करना है दोस्तों, इसमें पूछता है कि इन 4 प्रकार के जो कणों के आधार पर जो मिट्टी है, इनमें पानी सोखने की क्षमता किसमें होती है। इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है, जिस कण का आकार जितना छोटा होता है, उसमें पानी सोखने की क्षमता दोस्तों उतना ही अधिक होती है। तो चलिए बताइए, सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता इन चारों में से किस में होगी, जिसमें बताइए हमने क्या बताया, जिस कण का आकार जितना पतला होगा। तो क्ले का अर्थात मृत्तिका का आकार सबसे क्या है, पतला है ना। जब दोस्तों सबसे पतला है तो पानी सोखने की क्षमता होगी ना सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसी में मारना है। ओके, तो मृत्तिका में पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, इसको बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अर्थात ह्यूमस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ह्यूमस।
तो बच्चे ह्यूमस के बारे में कंफ्यूज रहते हैं और आगे चलकर हम जब 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे तो ह्यूमस का बार बार आएगा ह्यूमस, तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर ह्यूमस किससे कहते हैं। तो ह्यूमस के बारे में दोस्तों जानना जरूरी है। ह्यूमस क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। ह्यूमस दोस्तों गाढ़े या भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। गाढ़े भूरे रंग का क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो समय तो कैसा होता है, गाढ़ा भूरा रंग का होता है, क्या, ह्यूमस होता है। क्लियर है, तो समझ में आए। तो गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। दोस्तों जो पेड़ है, पेड़ पौधे पत्तों, किससे, पेड़ पौधे पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से। पेड़ की पत्तियां देखते हैं, पौधों, क्लियर है, या सूक्ष्म जीवों के अपघटन से दोस्तों ह्यूमस का निर्माण होता है। समझ में आया। तो ह्यूमस का निर्माण किससे होता है, पेड़ पौधे पत्तों और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से। जैसे पेड़ों की पत्तियां जमीन पे गिर गई, छोटे छोटे जीव हैं, क्लियर है, तो उनका जब दोस्तों अपघटन होता है, यानी एक प्रकार से सड़ना गलना आपस में मिलना, तो उसी से दोस्तों ह्यूमस का निर्माण होता है। क्लियर है, अब पॉइंट आपके माइंड में धंस गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ह्यूमस की, किसकी बात करूं दोस्तों, ह्यूमस की, तो ह्यूमस जो है भारतीय मृदा में, कहां, भारत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा एक प्रकार से कम पाई जाती है, यानी जितना होना चाहिए ह्यूमस उतना नहीं पाया जाता है भारत की मिट्टी में। क्लियर है, तो समझ में आया। तो लोग क्या करते हैं, अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें अधिक से अधिक अनाजों को पैदा करने के लिए उसमें अलग से क्या करते हैं, उसकी जो ज़रूरतें होती हैं, यानी जैसे जानते हैं खाद वगैरह डालते हैं। क्लियर है, तो खाद वगैरह डालकर वो अपने खेतों की उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। लेकिन जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जितना अधिक होती है दोस्तों, उसमें अनाज उतना ही अच्छा और मोटे आकार का होता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है, अब आप कभी भी दिमाग से आपके निकलेगा नहीं। दोस्तों एक पॉइंट और भी याद रखना है, अलग अलग मृदाओं में दोस्तों ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ह्यूमस मिट्टी में दोस्तों नमी को बनाए रखने का काम भी करता है। तो ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी को बनाए रखने का काम भी करता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। क्लियर है, जो पढ़ना चाहता है दोस्तों, जो नहीं पढ़ना चाहता उसके लिए नहीं। क्लियर है, तो समझ में आ ही गया ह्यूमस किसे कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, और मिट्टी के कितने कण होते हैं, यानी मिट्टी कितने प्रकार के कणों में विभाजित है। 4 प्रकार के हमने बताया, सबसे महीन कण क्ले, मृत्तिका, और सबसे मोटी कण ग्रेवल अर्थात बजरी युक्त होता है। क्लियर है, अब बात करेंगे दोस्तों उन 8 प्रकार की मिट्टियों में से पहली मिट्टी, जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। हम डेली एक एक प्रकार की मिट्टी, हो सके 2 प्रकार की मिट्टी के बारे में जानेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे पहली अर्थात जलोढ़ मिट्टी के बारे में। समय रहा तो आगे हमारा लेक्चर जाएगा। क्लियर है, तो दोस्तों वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं करना है, अच्छे से प्यार से आधे घंटे में हमें अच्छे से अच्छी पॉइंट को समझना है। बात करते हैं दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों कई नामों से जानते हैं, जैसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। क्लियर है दोस्तों, तो कभी कभी आपको दोमट मिट्टी लिखी रहेगी दोमट मिट्टी, तो कहीं कहीं दोमट मिट्टी अगर दिख जाए तो तुरंत आपके माइंड में क्या फोकस होना चाहिए कि ये जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम ही दोमट मिट्टी है। एक तो बोला जाता है दोस्तों इसे कछारी मिट्टी,
तो कहीं कहीं इसको जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। तो दोमट मिट्टी को क्या बोलते हैं? कछारी या जलोढ़ मिट्टी, ऐसे बोल सकते हैं। या कछारी मिट्टी को दोमट या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, या जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जिस तरीके से कहो उस तरीके से आंसर है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं लोग कछारी कहेंगे तो वो लोग कहेंगे भैया दोमट मिट्टी, कछारी को दोमट मिट्टी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं तो कुछ लोग दोमट मिट्टी कहते होंगे, कुछ लोग कछारी मिट्टी कहते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से भाषाओं से संबोधित करते हैं। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं दोमट मिट्टी में जो एक प्रकार से कण होते हैं। कहने का तात्पर्य जो दोमट मिट्टी में जो एक प्रकार से मिट्टी के कण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बालू कितने % होता है ये हम बात करेंगे। पहले हम सबके बारे में लिख लेते हैं। बालू को हम इंग्लिश में सैंड के नाम से पुकारते हैं। कहीं कहीं सैंड भी लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होना। तो बालू कितने % होता है? सोचिए दोस्तों, बालू होता है कितना? 40% होता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में बालू कितने % पाए जाते हैं? 40% पाया जाता है। क्लियर है? और मृत्तिका अर्थात क्ले यानी चिकनी मिट्टी कितनी पाई जाती है? मृत्तिका यानी CLAY, क्ले भी दोस्तों 40% ही पाई जाती है, यानी चिकनाहट वाली भी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में मिक्स रहती है। ओके, और एक होता है गाद। क्या दोस्तों? गाद दोस्तों कितना पाया जाता है? 20%। हो गया 100, 40 चले 80, 20, 100। क्लियर है? तो गाद यानी सिल्ट कितने % होते हैं दोस्तों? 20% पाए जाते हैं। इसको इंग्लिश में लिख देंगे सिल्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से जलोढ़ मिट्टी में 3 कण वाली मिट्टी, ग्रेवल नहीं पाया जाता है। ग्रेवल अर्थात बजरी युक्त बड़े बड़े कंकड़ वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में नहीं देखने को मिलता है। अगर आप गंगा की साइड में गए होंगे, गंगा जैसे एरिया में या गंगा के मैदान में गए होंगे तो उसमें आपको बड़े बड़े कंकड़ नहीं देखने को मिले दोस्तों, बस बालू। कहीं कहीं आपको बालू दिखेगा तो कहीं कहीं मृत्तिका उसमें देखते हैं महीन महीन कण में मिला रहता है, और गाद भी रहता है। देखते हैं जैसे क्या बोलते हैं, गारा ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, उसी तरीके से गदगद होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते रहिए, जलोढ़ मिट्टी में ये कण विराजमान होते हैं। ओके दोस्तों, पॉइंट और भी समझना है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी है। समझ में आया? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का क्या नाम है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है। बिल्कुल भी अपने दिमाग पे दोस्तों अपने गांठ बांध लीजिए। क्लियर है दोस्तों? चाहे जलोढ़ में कहूं चाहे दोमट कहूं, बात एक ही है। चाहे कछारी भी कह दो, आप कंफ्यूज मत होना कि यहां वर्ड को चेंज किया जा रहा है। दोस्तों, दोमट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। तो दोमट अर्थात जलोढ़ मिट्टी देश के कुल 40% भाग को क्या किया है? ढांक के रखा है। भारत के मैं बता रहा हूं, पूरे विश्व के नहीं। 40% क्षेत्रफल को ढांक के एक प्रकार से रखा हुआ है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी का जो निर्माण होता है दोस्तों नदियों के द्वारा होता है। नदी के किनारे जो भी आपको मिट्टी देखने को मिलेंगी वो जलोढ़ मिट्टी होती है। क्लियर है? देखते हैं बालूनुमा होती है। क्लियर है? तो अब ये भारत की कुल एरिया में 40% भाग पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लिया। ये मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में दोस्तों ये फैली हुई है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि तटीय मैदानों, जहां तटीय मैदान यानी नदियां जहां से गुजरती हैं वहां पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। समझ में आया ये? क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि नर्मदा और महानदी,
गोदावरी, कृष्णा जैसी नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसका यही मतलब है कि जो तटीय भाग होता है यानी नदी के किनारे जो तट से लगे हुए जो भूमि होती है वो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। क्लियर है? जैसे ये नदी बही है तो यहाँ का जो एरिया है ये जलोढ़ मिट्टी वाला है। क्लियर है? यानी यहाँ की जो मिट्टी होगी बहुत ही उपजाऊ होगी। ओके, अब आपके दिमाग पे किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। गंगा देख रहे हैं, गंगा देखते हैं, गंगा नदी जब सूख जाती है तो लोग खेती करते हैं, वहाँ पर अच्छे खेती करते हैं, बहुत बढ़िया उपजाऊ, बहुत बढ़िया अनाज होता है। यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, खिरमिंजी, खरबूजे, बहुत प्रकार के वहाँ पर देखता हूँ उगाते रहते, सब्जियाँ भी उगाते रहते हैं। क्लियर है? कभी आप जाइएगा तो गंगा के मैदान में देखिए तो कितनी खेती करके लोग बैठे रहते हैं। ओके, जैसे सूखी गंगा वैसे अपना अपना अनाज बो देते हैं और बढ़िया से व्यापार कर लेते हैं। ओके, तो इतना पॉइंट समझ में आपके आ गया होगा। दोस्तों इस मिट्टी में यानी किसमें मिटा दिया, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी में पोटास का नाम सुने हैं ना दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना, एसिड की प्रचुर मात्रा होती है। किसकी? पोटास, चूना और एसिड की प्रचुर मात्रा होती है। लोग अपने खेतों में पोटास डालते हैं, क्यों? उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छा अनाज हो, मोटा अनाज हो। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड, यहाँ पर एसिड ही लिख दिए हैं, क्या? फास्फोरिक एसिड। दो बोलते हैं फास्फोरस डालो, कुछ लोग बोलते हैं खेत में पोटास डालो। क्लियर? ऐसे बोलते हैं ना, उपजाऊ बढ़ाओ भाई। हाँ, तो फास्फोरिक एसिड, चूना और पोटास जलोढ़ मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? बताइए लिसे। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग से लीजिए। अगर ये भी होता तो वास्तव में क्या खेती होती है दोस्तों? मोटे मोटे अनाज। क्लियर है? तो किसकी कमी? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, और पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मिट्टी दोस्तों, इस मिट्टी में यानी जलोढ़ मिट्टी में धान जिसे दोस्तों चावल, जो कि लोग बहुत शौक से खाते हैं। क्लियर है? तो धान जिसे हम चावल बोलते हैं कि खेती के लिए दोस्तों सबसे अच्छी होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही दोस्तों इस मिट्टी में गेहूं भी, गन्ना भी, कपास भी, फल सब्जियों की खेती की जाती है। यानी गेहूं भी अच्छा होगा। क्लियर है? कपास भी अच्छा होगा, चना भी होगा, मटर भी होगा, ये सभी होते हैं दोस्तों। यानी गेहूं, गन्ना, कपास, फल सब्जियां ये भी उगाने में मतलब अच्छा होता है। फल भी उगा सकते हैं। क्लियर है? सब्जियां भी उगा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होता है। लेकिन धान की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। क्लियर है? बस पानी की अच्छी व्यवस्था कर लो और खेती बढ़िया से कर जाओ दोस्तों। क्लियर है? इतना अब आपके माइंड में पूरा आ गया होगा। दोस्तों जल्दी समाप्त करते हैं, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर हमें नहीं ले जाना है आगे। क्लियर है? अब दोस्तों जानेंगे जलोढ़ मिट्टी आखिर कितनी प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होता है, हमने बताया था, नई जलोढ़ मिट्टी। क्या? एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। इसे क्या बोलते हैं? चलिए बताओ। इसे दोस्तों खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। और दूसरा क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसे क्या बोलते हैं? बांगड़। क्या बोलते हैं? बांगड़।
तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से पुकारते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगड़। दोस्तों इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज कैसे? कि कहते हैं कि खादर वाले को पता कभी कभी टिक मार देते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। हाँ, तो दोस्तों इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कि बांगड़, जैसे आपके घर में जब कोई वस्तु होती है वो पुरानी हो जाती है तो कहते हैं भंगार वाले को दे दो, यानी पुरानी वस्तुओं को आप भंगार वाले के हाथों बेच देते हैं ना। बेचते हैं कि नहीं भाई? बेच देते हैं, बोलो। तो पुरानी वस्तुओं को आप भंगार वाले को बेचते हैं, तो भंगार से बांगड़ आप याद सकते हैं। क्या याद करते हैं? बांगड़। तो बांगड़ यानी भंगार यानी बांगड़ यानी ऐसे डिनोट करो, पुरानी वस्तु को कहते हैं। तीसरी तरीके से बांगड़ जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए प्रश्न बनता है ये, और इस प्रश्न को हाथ से फिसलने नहीं देना है। तो समझ में आ गया अच्छे से? अब आप कभी भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो लेक्चर अगर मैं काली मिट्टी पर लूँगा तो ये लगभग चला जाएगा 1 घंटे। क्लियर है? हो सकता है उसके पहले भी हो सकता है, इसलिए हम कल के लिए लेक्चर बचा के रखें काली मिट्टी को। काली मत मैं लिखा हूँ यार, उल्टा सीधा खोपड़ी मेरी गायब हो जाती है कभी कभार। तो काली मिट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो काली मिट्टी के बारे में कल जानेंगे। लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। आशा है कि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों लाइक कर दीजिए, और नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार कहना पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब इसको मिटाते हैं, और प्रश्न का आंसर 1 या 2 मैं आपको दे ही देता हूँ। क्लियर है? चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2 है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है किस नाम से? पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? गंगा के मैदान। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग क्या है? इसमें मैंने ऑप्शन दे दिया है कि लाल मिट्टी का है, कि काली मिट्टी का है, कि लैटराइट मिट्टी की कछारी मिट्टी। दोस्तों इसमें मैं ऑप्शन भी दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बोला गया है। बांगड़ है कि खादर है? ये दोनों में से एक आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है दोमट मिट्टी देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 अर्थात लास्ट है सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता किस में होती है? क्या मृतिका में होती है? दोस्तों ऑप्शन दिया है सिल्ट अर्थात गाद में होती है, कि सैंड अर्थात बालू में, कि ग्रेवल यानी बजरी में होती है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से किसका मतलब कौन सा सही है बताना है आपको। तो 5 प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है आप प्रश्न का उत्तर जरूर जरूर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।